दोस्तों नमस्कार। आपके लिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी लेकर आया हूँ। डर और रहस्य से भरी इस हॉरर कहानी में जहाँ माहौल आपकी रगों में सिरहन महसूस कराएगा, वहीं सस्पेंस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आगे क्या। यह कहानी है एक सिक्योरिटी गार्ड की। आगे की कहानी हम सिक्योरिटी गार्ड की जुबानी सुनेंगे। मैं पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। पिछले 5 सालों में कई होटल्स, मॉल और स्टोर्स में ड्यूटी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने जो इस रिहायशी बिल्डिंग में देखा, मैं वो कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं नोएडा के एक सेक्टर में एक 6 मंजिला इमारत की सिक्योरिटी के काम में लगा हुआ था। ये बिल्डिंग शहर के थोड़ा बाहर की तरफ एक शांत इलाके में थी। मेरी ड्यूटी रात की शिफ्ट में लगाई गई थी। चूंकि इससे पहले कभी मैंने रात की शिफ्ट में काम नहीं किया था, मैंने पूरे दिन आराम किया जिससे मैं रात की शिफ्ट अच्छे से कर सकूं और मुझे नींद ना आए। लेकिन फिर भी रात तो रात ही होती है, आप कितना भी जग लें। अगर आपको रात में सोने की आदत है तो किसी न किसी समय आपको नींद आ ही जाती है। 12 साढ़े 12 बजे तक तो मैं आराम से जगता रहा। उसके बाद उबासी और जुम्हाइयों का सिलसिला चालू हुआ। नींद की झपकियां धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थीं। नींद से निजात पाने के लिए रात के करीब 1 बजे मैंने गश्त पर निकलना सही समझा। बिल्डिंग के पास एक बड़ा सा गार्डन था जो आमतौर पर सुनसान ही रहता था, और उस गार्डन से होते हुए आप बिल्डिंग के प्रीमाइसेस से बाहर भी जा सकते थे। लेकिन बीच में इतनी झाड़ी, इतने कांटों भरे वृक्ष थे कि कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए ये गार्डन आमतौर पर सुनसान ही रहता था। मगर उस रात वहाँ कुछ था। अपनी ड्यूटी का फर्ज निभाते हुए मैं गार्डन के आगे हिस्से में, जहाँ पे झूले और चबूतरे बने हुए थे, उस तरफ गश्त करने लगा। ये वो इलाका था जहाँ पे दिन के समय थोड़े बहुत बच्चे झूला झूलने आ जाया करते थे। मैं उस तरफ से आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे एक छोटी सी लड़की जो बिल्कुल अकेली थी, झूले के पास बैठी हुई दिखाई दी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसकी उम्र यही कोई 7-8 साल की रही होगी। मैं पहले उसके पास जाकर पूछना चाहता था कि वो इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही है, उसके माता पिता किधर हैं। कि तभी अर्जेंटली मेरे सुपरवाइज़र का फ़ोन आया और उसने मुझे तुरंत गेट नंबर 1 पर आने को कहा। मेरा ध्यान तुरंत उस लड़की से हट गया और मैं जैसे उसको भूल ही गया और अपने सुपरवाइज़र की कॉल पर गेट नंबर 1 की तरफ भागता चला गया। अगली रात फिर से यही सिलसिला हुआ। 1 बजे रात में करीब मैं गश्त पर निकला। मैं इधर उधर घूम ही रहा था कि मुझे अचानक याद आया कि कल रात मैंने झूलों के पास गार्डन में उस लड़की को देखा था। मैंने वहां जाने का निर्णय किया। मैं धीरे धीरे झूलों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और मेरे कदम वहीं रुक गए जब मैंने देखा कि आज भी वो लड़की वहीं पर बैठी हुई है। चूंकि ऐसी छोटी कॉलोनीज में लोग अक्सर रात के 1-2 बजे तक चहलकदमी करते रहते हैं, मैंने सोचा कि शायद इसके माँ बाप भी आसपास हों और ये बेटी यहीं पे बैठकर कुछ खेल रही होगी। लेकिन आसपास मेरे को कोई नज़र न आने के कारण मैंने लड़की के पास जाकर उससे पूछना उचित समझा। मैं उसके पास जा ही रहा था कि ना जाने क्यों मेरे कदम वहीं रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन जकड़ ली हो और फुसफुसाकर कहा हो, मत पूछो, मत पूछो, इधर मत आओ। ये आवाज़ जो मेरे कानों में गूंज रही थी, एक छोटी लड़की की लग रही थी, शायद उतनी ही बड़ी जितनी बड़ी लड़की मेरी आंख के सामने बैठी मिट्टी से खेल रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने का नाटक किया, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वापसी पर जब मैंने गार्डन की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन जब सुबह की शिफ्ट वाला गार्ड आया तो मैंने उसे सब बताया। उसने मुझे टोकते हुए कहा, भाई अगर कोई बच्चा दिखे तो पूछना चाहिए, कौन जाने मदद चाहिए हो।
मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो गर्दन के जकड़ने वाली बात मैंने उस कार्ड से नहीं बताई। मेरा दिल बेचैन था और ना जाने क्यों जानने के लिए उत्सुक था कि वो लड़की कौन थी जो लगातार 2-3 दिन से मेरे को दिख रही थी। रात दोबारा आई और फिर वही वक्त, वही जगह और वही लड़की। इस बार मैं रुक गया। वो पहले की तरह मेरी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। उसके कंधे हिल रहे थे, जैसे वो मिट्टी में कुछ गूंथ रही हो, जैसे वो कुछ गुनगुना रही हो, कोई पुराना भूला गीत। मैं उसके करीब जाने ही वाला था कि अचानक वो झूले के पास से उठी और गार्डन के कोने में जहां घनघोर झाड़ियां लगी हैं उस तरफ भागने लगी। मैंने भी अपने चलने की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ाई और उसका पीछा करने लगा, लेकिन झाड़ियों के पास पहुंचकर वो गायब हो गई। मैं हैरान था। मैंने पौधों और झाड़ियों के पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, कोई हलचल भी नहीं, जैसे वहां कोई आया ही ना हो। 5-7 मिनट वहां गुजारने के बाद मैं वापस अपनी जगह पर जाना उचित समझा। और अब आई तीसरी रात फिर वही मंजर। पर इस बार मैं तय कर चुका था कि सच्चाई जानकर ही रहूंगा। जब वो लड़की गार्डन से भागी तो कहाँ गई? झाड़ियों के पीछे अचानक वो कहाँ गायब हो गई? रात 1 बजे फिर से मैं गश्त पर निकला और हर रोज की तरह आज भी मुझे वो लड़की वहीं पर बैठी हुई दिखी। इस बार जैसे वो शायद मेरा ही इंतजार कर रही हो। हालांकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी, उसने मुझे देखा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं उसके पीछे गया वो उठकर गार्डन की तरफ फिर से भागने लगी। मैं उसके पीछे दौड़ा। वो झाड़ियों के बगल से होते हुए पास वाली बिल्डिंग में सीढ़ियों की तरफ भागी और हंसते हंसते ऊपर की ओर चढ़ने लगी। उसकी हंसी में बच्चों वाली किलकारी थी, एक अजीब सी मिठास जो आपके कानों में शहद घोलती हो, लेकिन इसी के साथ साथ उसमें कुछ अजीब सा था, कुछ दर्द, कुछ बेचैनी, कुछ डरावना, जैसे वो आवाज सीधे मेरी रूह में उतर रही हो। उसकी किलकारी मुझे अच्छी भी लग रही थी और डरा भी रही थी। मैं उसका पीछा करते हुए सीढ़ी पर उसके पीछे पीछे भागा। जब मैं चौथी मंजिल पर पहुंचा तो एक अपार्टमेंट के अंदर से वही हंसी की आवाज आ रही थी। अपार्टमेंट का दरवाजा बंद था, पर अंदर से वो आवाज, उसी बच्ची की आवाज अपार्टमेंट के बाहर तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने सोचा कि बच्ची अपने घर पे पहुंच गई है और अपने माँ बाप से शायद हंसकर बातें कर रही है, लेकिन उस अपार्टमेंट के बाहर एक अजीब डरावना माहौल बना हुआ था। एक ठंडी सी और सूखी सी हवा बार बार मेरे शरीर को छूकर निकल जा रही थी और मेरे रोंगटे डर के मारे खड़े होते जा रहे थे। मैंने पहले तो दरवाज़ा खटखटाकर उसके माँ बाप से पूछना चाहा कि बच्ची को इतनी रात में बाहर क्यों भेजते हैं, लेकिन रात काफ़ी हो जाने के कारण मैंने किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा और वापस अपनी जगह पर आके अपनी ड्यूटी पूरी करने लगा। सुबह होते ही सुबह की शिफ्ट वाले गार्ड को मैंने सारी घटनाक्रम के बारे में बताया और हमने ये फैसला किया कि उस चौथी मंजिल पर जाकर उस बच्ची के पेरेंट्स से ये बात करेंगे कि क्यों वो इतनी रात में अपनी बच्ची को बाहर खेलने देते हैं। हम दोनों चौथी मंजिल पर गए और हमने उस अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बहुत देर तक हम दरवाजे पे नॉक करते रहे। तभी खटपट की आवाज़ सुनकर नीचे के फ्लोर से पड़ोसी चौथी मंजिल पर आ गए और उन्होंने हमसे पूछा कि किसका दरवाज़ा खटखटा रहे हो। हमने बताया कि घर के मालिक से बात करनी है। तो उस पड़ोसी ने जो हमको बताया उसने हमारी रूह कंपा दी। उन्होंने कहा पहले तो नीचे चलो। जब हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, उन्होंने बताया कि उस अपार्टमेंट में साल भर पहले आग लग गई थी। एक छोटी सी बच्ची 7-8 साल की उस आग में जिंदा जल गई थी। तभी से वो मंजिल खाली है, वो अपार्टमेंट खाली है। तुम पहले इंसान नहीं हो, तुम्हारे पहले भी कुछ लोगों ने उस लड़की को यहाँ पे देखा है, कभी बालकनी में खड़े होके, कभी खिड़की के शीशे पर या कभी गार्डन में।
जो उसकी फेवरेट जगह हुआ करती थी। उस घटना के बाद से जो भी उस अपार्टमेंट में रहने आया, उसको अजीब अजीब घटना से सामना करना पड़ा, और तब से अब तक उस अपार्टमेंट में अब कोई नहीं रहता है। वो चौथी मंजिल का अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे जाकर तो कबूतर भी उस अपार्टमेंट में अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। हम दोनों ये खबर सुनकर सन्न रह गए। मेरी आंख के सामने वो लड़की फिर से घूम गई। उसकी वो हंसी, उसकी आंखें, वो भागते हुए उसका झाड़ी में छुप जाना, सब अचानक से जैसे मेरी आंखों के सामने साक्षात गुजर गया। इसके बाद भी करीब मैंने वहां पर 6 महीने तक काम किया, लेकिन मैं उस गार्डन की तरफ कभी नहीं गया। उधर जाने की हिम्मत अब मेरे अंदर नहीं रही थी। लेकिन दूर से जब कभी मैं उस गार्डन की तरफ देखता था तो शायद एक साया, उस छोटी लड़की का साया मुझे अक्सर दिखाई पड़ता था। कभी झूले पर बैठी हुई, कभी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई। लेकिन अब मैं उसे रोकने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, ना ही उसके पास जाने की हिम्मत। शायद अब वो जान गई थी कि मैं जानता हूं कि वो इंसान नहीं है, और धीरे धीरे मेरे अंदर का डर उस बच्ची को लेकर ख़त्म हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी ये पता था कि ये बच्ची मुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस बात को भी अब करीब 6 साल निकल चुके हैं, और वो अपार्टमेंट अब दोबारा से हरा भरा हो गया है। अब शायद वहाँ काम करने वाले गार्ड को वो लड़की दिखाई नहीं पड़ती है। शायद उसका उस दुनिया से नाता जुड़ चुका है जहाँ उसको मृत्यु के बाद जाना था।